So, good morning, students. Now, two chapters of second year will be completed, that is thermodynamics and thermochemistry. Now, the next chapter is chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसा कि इसके नाम में पता चल रहा है, केमिकल मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही होगी, और इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पे जनरली इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो हमें पता करना है इक्विलिब्रियम क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम को आप कैसे मेजर करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, मेनली आपके पास टू टाइप की रिएक्शंस होगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कितने टाइप्स की रिएक्शन है, दो है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। जो नॉर्मल आप रिएक्शन देख रहे हो, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट बी, रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट बी, आप सिंगल हेडेड एरो से अगर आप दिखा रहे हो इसको, तो इसको आप क्या बोलते हो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, जब मैं ऐसे शो कर रही हूँ, मैं ऐसे शो कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट मेरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। मेरा ए तो बी में कन्वर्ट हो रहा है, बट बी ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इस टाइप के रिएक्शंस को आप बोलते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि इसको मैं करती हूँ डबल हेडेड एरो से, बोथ साइड, हाफ हेडेड एरो में डबल हेडेड एरो बोल सकते हो आप इसको। थोड़ा सा डिफरेंस होता है डबल हेडेड एरो में और इक्विलिब्रियम वाले स्टेज में। तो रिवर्सिबल में ऐसे शो करते हैं कि हाफ हेडेड एरो से इस साइड कन्वर्ट हुआ, हाफ से बैकवर्ड, मतलब मेरा ए भी बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा है, कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नाउ हमें जो हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से चल रही है, आप उसको बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, स्मॉल आर से। जनरली किससे डिनोट करते हो, आर से। एक रिएक्शन बी में कन्वर्ट हुई तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर है। वो बताएगा कि मेरा इस टाइम पे कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब बात आती है एक फॉरवर्ड रिएक्शन बोल देते हैं कई बार, एक बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब जो A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैं हाफ हेडेड से कर रही थी कि A मेरा B में कितना कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बोल रही थी मैं, A B में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें रिवर्सिबल में। तो मेरा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका जो रेट होगा उसी को आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और सेकेंड मेरा बैकवर्ड रिएक्शन, कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, उस रिएक्शन जो बैक डायरेक्शन में चलेगा, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, उसको आप क्या बोलते हो, बैकवर्ड रिएक्शन। और उसके रेट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इनके बाद की जो स्टेज आती है दैट इज इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल में तो क्या हो रहा है, जैसे आपने माना मैंने मान लिया कि मेरा A के 4 मोल हैं और B के 5 मोल हैं। ठीक है, एक टाइम आया जिसके बाद A के, मान लो मैं रेट मान लेती हूँ, तो A का जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, वो हो रहा है कि 1 सेकेंड में 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है। और बैकवर्ड रिएक्शन में मेरा क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड में 2 मॉलिक्यूल्स वापस जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरी रिएक्शन चल रही है कि एक बार फॉरवर्ड में तो 1 जा रहा है, बैकवर्ड में 2 जा रहे हैं, पर वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्जन चल रहा है। रिएक्टेंट बैकवर्ड में जा रहे हैं, बैकवर्ड प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चल रहा है, पर उनका कन्वर्जन चल रहा है। उस टाइम पे तो मैं रिएक्शन को बोलती हूँ कि रिएक्शन मेरी क्या है, रिवर्सिबल है, कि मैं चेंज देख रही हूँ कि मेरा पहले रिएक्टेंट 4 थे, अब मेरे रिएक्टेंट 2 बच गए हैं। अभी मेरे उधर से बैकवर्ड से आई तो रिएक्टेंट फिर से मेरे 3 हो गए हैं। बैकवर्ड में मेरे पहले 5 थे, अब 3 हो गए, फिर 6 हो गए। इस तरीके से मतलब चेंज चल रहा है, जो मैं चेंज दोनों में साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, अलग अलग बेशक से चेंज हो, बट चेंज चल रहा है, उस चेंज को मैं मेजर कर पा रही हूँ।
तब तो उसको बोलते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्या बोलते हैं? रिएक्शन रिवर्सिबल है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिस पे जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में साथ साथ कन्वर्ट हो जाए। कि अगर मेरे 2 मोल प्रोडक्ट में गए हैं तो 2 ही वापस रिएक्टेंट में आ जाए, कि बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में दोनों के आ जाए, सेम मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो मैं नेग्लिजिबल चेंज देख पाऊंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कि अब तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि 2 उधर कन्वर्ट हुए थे, इतनी देर में 2 वापस आ गए, तो ओवरऑल चेंज मेरे को नहीं दिखा। तो जहाँ पे रिएक्शन में आपको जिस टाइम पे ये ओवरऑल चेंज नहीं दिखता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, उस स्टेट को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि पहले मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से चल रही थी कि मेरा ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता जा रहा था, मतलब ए की अमाउंट कम होती जा रही थी। ठीक है, और बैकवर्ड में क्या चल रहा था? बी प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, ए में तो बी की अमाउंट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितना ए बी में कन्वर्ट होगा उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी स्टेट को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम की स्टेट। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है यहाँ पे। कई बार इसमें ऐसे बोल देते हैं हम कि वो स्टेट जिसपे फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये गलत है। दोनों का रेट सेम नहीं हुआ है। हाँ, ये सही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि आर एफ और आर बी दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। आर एफ और आर बी दोनों क्या हो जाते हैं? रेट उनका जो है वो सेम हो जाता है। बट ये कहना गलत है कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसपे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की अमाउंट दोनों बराबर हो जाए। दोनों अमाउंट बराबर नहीं हो रही है कि ए के 3 मॉलिक्यूल है तो बी के भी 3 ही हो जाए, ये चीज गलत है। इक्विलिब्रियम की स्टेट में दोनों 3 नहीं होंगे, इनके रेट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 4 था तो ये 4 ही मेंटेन है, ये 3 था तो ये 3 ही मेंटेन है। इनकी अमाउंट कांस्टेंट हो गई है, बराबर नहीं हुई है, रेट इनके बराबर हो गए। इस स्टेट को आप क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कि जो मेरी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शंस है वो जनरली 2 टाइप की हो सकती है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ये आपको नाम से ही पता है क्या होती है होमोजीनियस और क्या होती है हेट्रोजीनियस। क्या होती है? होमो मतलब सेम, मिक्सचर सेम, तो मेरा PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। सेम फेज, जिसमें ओवरऑल रिएक्शन में फेज सेम रहे, तीनों किसमें है? गैसियस स्टेज में है। फेज अगर मेरा सेम रहेगा तो वो होमोजीनियस में आएगा। अगर फेज डिफरेंस हो जाएगा, या सॉलिड था या गैस चला गया, जब फेज डिफरेंट हो जाता है तो वो किस में आ जाता है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन में आ जाता है। उसके बाद आता है कि अगर मैं मानूं मेरी कोई भी रिएक्शन है, A + B चेंजेस टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपके पास जो जहाँ से यूनिट स्टार्ट होती है उसी में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इस तरीके की किसी भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का अगर आप रेट लिखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के, ए कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। रेट किस पे डिपेंड कर गया? इसको बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इस के को बोल देते हो रेट कांस्टेंट। क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो कि उनकी जो आगे स्टिशियोमेट्री लिखी रहती है, जैसे आप लिखते हो 3/N2 + 3H2 changes to 2NH3, ये लिखते हो या नहीं? इस तरीके की रिएक्शन, तो ये स्टिशियोमेट्री, इसमें कितनी है? 1, इसके साथ कितनी है? 3, तो A 1 है, B 3 है। ठीक है, अगर इस तरीके की रिएक्शन आती है तो आप रेट जो है उसको लिखोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के, ए की कंसंट्रेशन की पावर उसकी स्टिशियोमेट्री और बी की कंसंट्रेशन की पावर उसकी स्टिशियोमेट्री। ठीक है,
अब आपके पास आता है कि अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मैं कैसे लिखती हूँ। ठीक है, अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कैसे होगा, A प्लस B A C प्लस B कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी मेरे पास। ठीक है, इसके लिए मेरे को दो रेट लिखने पड़ेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन में रेट तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर मैं निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा, RF इज इक्वल टू K इंटू क्या आएगा, इसका फॉरवर्ड का के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो रिएक्टेंट ये है, तो A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B। ठीक है, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का देखूंगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो मेरा क्या आएगा, RB के लिए रिएक्टेंट क्या हो गए ये, तो K डिवाइडेड बाय ये K मान लो, ये K भी मान लो। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा, C की कंसंट्रेशन C और D की कंसंट्रेशन D। ठीक है, ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा मेरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों को इक्वेट कर सकते हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, Ka A की पावर A B की पावर B इक्वल्स टू Kb C की पावर C और D की पावर स्मॉल d। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Kb बाई Ka या Ka बाई Kb। अगर मैं करूंगी K बाई Kb तो उधर मैं किस लिखा कंसंट्रेशन टर्म्स को, C की पावर C D की पावर D A की पावर स्मॉल a B की पावर स्मॉल b। ठीक है, दोनों रेट अब ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल कर दिए आपने, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले लिया और कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड ले लिया। अब ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो भी क्या आएगा आपके पास, कोई एक क्या आ जाएगा, ये आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की बाई B। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप अलग अलग टर्म्स में आप देख सकते हो, जैसा मेरा रिएक्शन में बोला जाए उसी हिसाब से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकती हूँ। या तो मेरे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले सकती हूँ, या मैं उनको मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले सकती हूँ। अगर वो गैसेज है तो मैं उनके प्रेशर मेज़र कर सकती हूँ, अगर वो सॉल्यूशन है तो मैं उनकी एक्टिविटी मेज़र कर सकती हूँ। तो उसी हिसाब से ये सारी की सारी क्या है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, एक्टिविटी, एवरीथिंग इज अमाउंट, एवरीथिंग इज अमाउंट। तो इन सबको एक दूसरे में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कुछ चेंज नहीं करना। जैसे आप कंसंट्रेशन की बात करते हो तो Kc की फॉर्म में, अगर मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म्स में है तो मैं रेट कांस्टेंट को Kc की टर्म्स में निकालूंगी। दैट इज Kc क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ऊपर उसकी आगे जो स्टिशियोमेट्री है वो अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी स्टिशियोमेट्री वो पावर में रहेगी साथ में। ठीक है, अगर मेरा सॉल्यूशन है तो मैं उसकी एक्टिविटी मेजर करूंगी, दैट इज प्रोडक्ट की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की एक्टिविटी। मेरा गैसेस हैं तो मैं प्रेशर रखती हूँ, वहाँ पे प्रेशर मेजर करती हूँ, तो Kp इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। पावर्स उनकी एज इट इज चलती जाएंगी। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ले रही हूँ तो प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन अपॉन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, पावर्स एज इट इज रहेगी। ठीक है, बात आती है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या Kc, Kp, Kx, इन सब की यूनिट। ये सब के सब क्या है, रेट कांस्टेंट है, पहले उसमें कांस्टेंट बोल रहा है, इसका मतलब वो एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज यूनिटलेस। दूसरा, अगर आप उनको डिराइव करके देखते हो उनकी यूनिट को तो भी आप देख सकते हो, भाई ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो क्या आएगी मेरे पास, यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पे भी एक्टिविटी दोनों एक दूसरे की कैंसिल कर देगी, वहाँ प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यूनिटलेस। तो मेरे जितने भी रेट कांस्टेंट की कोई सी भी टर्म मैंने लिखी हुई है सबकी सब क्या होती है, यूनिटलेस होती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc।
Kp और Kc के बीच रिलेशनशिप अगर मेरे को निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, मैंने इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये मानी है AA प्लस BB चेंजेस टू CC DD। ठीक है, आपको जहाँ से पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो, ये एक बेसिक है, इसमें L M N कुछ भी ले सकते हो आप, जो आप लिखना चाहो उस हिसाब से आप डिराइव करते चले जाना। ठीक है, Kc कैसे लिखती हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ C उसकी पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ B उसकी पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, B की पावर B। और प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B और उनकी पावर्स एज इट इज। ठीक है, मुझे पता है फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालती तो मेरे क्या निकलेगा, N बाई V इंटू RT। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या होता है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये मेरी कंसंट्रेशन होती है, यही कंसंट्रेशन होती है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलरिटी, सारी की सारी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, C RT। तो P की जगह क्या पुट कर दें हर जगह पे, CRT, यहाँ पे कर दो भाई। पहले वाले में क्या है, प्रेशर ऑफ C है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C, पावर C, RT उसकी पावर भी C आएगी क्योंकि ये पूरा इसके अंदर आएगा, CC RT DD RT उनकी पावर है, पूरा खोल के आप लिखोगे। तो मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को अलग ले लेती हूँ, C की पावर C, CB की पावर D, CA की पावर A, CB की पावर B। बचेगा क्या मेरे पास, RT की पावर C, RT की पावर D डिवाइडेड बाई RT की पावर A, RT की पावर B। नीचे वाली पावर्स को अगर मेरा बेस सेम होता है तो आप मेडिकल वाले देख लो, अगर मेरा बेस सेम होता है x की पावर m बाई x की पावर n होता है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको x की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर मेरे पास x की पावर m इंटू x की पावर n होता है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर m प्लस n। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि RT की ऊपर वाली पावर डिवाइड बाय RT की पावर नीचे वाली पावर्स, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पावर क्या है, नंबर, ये क्या है, एक मोल इसका, एक मोल इसका, दो मोल इसके, तीन मोल इसके, यही तो है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या हो जाता है, डेल्टा Ng। ये क्या हो जाता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा Ng की चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन दैट रिएक्शन, की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो Kp ये मेरा पूरा किसके बराबर है, Kc के बराबर है। यहाँ से क्या लिख दो, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये रिलेशनशिप हो गया आपका Kp और Kc में। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp, Kc एंड Kx। Kp एंड Kc के बीच का आपने निकाल दिया, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू द पावर डेल्टा Ng। अब इनके बीच का अगर हमें रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम हेनरीज लॉ क्या होता है, इंडिविजुअल का प्रेशर इज इक्वल्स टू उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, Pi इज इक्वल्स टू xi इंटू P, यही होता है। तो हम क्या करें, पहले Kp लिख देते हैं। मान लो मैंने रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि y मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस टू x मोल ऑफ प्रोडक्ट, y मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस टू x मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरी जो आप इसमें वो लिखोगे Kp Kc कुछ भी लिखोगे तो मैं क्या लिखूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड की पावर y। ऐसे ही अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगी Kp तो क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऊपर उसकी स्टीशियोमेट्रिक डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऊपर उसकी स्टीशियोमेट्रिक y। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ से मैं ये पुट कर देती हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अगर करना है तो क्या हो जाएगा, x ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल प्रेशर P अपॉन x ऑफ रिएक्टेंट इनटू टोटल प्रेशर P। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर x इसकी पावर y। मेरा टोटल प्रेशर यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो P की पावर क्या आ जाएगा, x माइनस y।
और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा Ng। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट उसकी स्टोइचियोमेट्री डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट उसकी स्टोइचियोमेट्री, ये क्या होता है kx, ये क्या हो गया kx p की पावर डेल्टा Ng, Kp इज इक्वल्स टू kx p की पावर डेल्टा Ng। दूसरा रिलेशन, तो ये किस में रिलेशन आ गया, Kp एंड kx में। एक रिलेशन मैंने क्या निकाला था, Kp और Kc का, Kp इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू द पावर डेल्टा Ng। दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर सकते हो, Kp को क्या आएगा, kx p की पावर डेल्टा Ng इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू द पावर डेल्टा Ng। दोनों को इक्वल पुट कर लिया तो kx इक्वल्स टू Kc एज इट इज RT बाई p आ गया, क्योंकि डेल्टा Ng है, तो दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरी पावर ऊपर क्या चली जाती है, डेल्टा Ng। ठीक है, अब मेरे को पता है प्रेशर क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, 1 मोल के लिए क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू RT, प्रेशर क्या लिख सकती हूँ मैं, RT बाई V, यहाँ पे पुट कर दो RT बाई V, तो V ऊपर आ गया, RT से RT कैंसिल, Kc एज इट इज था, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ V रेज़ टू द पावर डेल्टा Ng। तो ये किसका रिलेशन आ गया, Kx और Kc का, Kx और Kc का। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kc। K और Kc में कैसे रिलेशन निकालोगे, आपको पता है एक्टिविटी जो होती है दिस इज इक्वल्स टू गामा फ्यूगिसिटी इनटू उसकी कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की जो एक्टिविटी होती है वो होती है उसकी इंडिविजुअल की फ्यूगिसिटी और उसकी कंसंट्रेशन, मतलब AI अगर मैं लिखूँ तो गामा I और Ci। यहाँ पे P जो हेनरीज लॉ था उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इनटू टोटल प्रेशर, जबकि एक्टिविटी के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल की एक्टिविटी इक्वल्स टू इंडिविजुअल की फ्यूगिसिटी इनटू इंडिविजुअल की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने एक्टिविटी के फॉर्म में अगर मैं K निकालती हूँ, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी, तो क्या करती हूँ, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट उसका मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट उसका मोल फ्रैक्शन करती हूँ। अब मैं क्या कर दूँ, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट की जगह क्या लिख दूँ, गामा ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट की जगह लिख देती हूँ गामा ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कर लेती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर x है, x की पावर y है। ऐसे ही गामा है, गामा ऑफ प्रोडक्ट अपॉन गामा ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर x है, इसकी पावर y है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसकी स्टोइचियोमेट्री के साथ Kc, और इसको मैं नया नाम दे देती हूँ गामा वाले को K गामा, क्योंकि ये भी क्या है, रेशियो है फ्यूगिसिटी का, तो इसको लिख देते हैं K गामा से, तो K इज इक्वल्स टू Kc इंटू K गामा। ये रिलेशनशिप किसमें आ गया, Ka और Kc में। ठीक है, अब आपको सारे रिलेशनशिप पता है, कितने निकाले हमने, 1 2 3 4, 4 रिलेशनशिप निकले, Kp Kc में, Kp Kx में, Kx Kc में और Ka Kc में। ठीक है, आप फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल के नहीं सॉरी, अगर डेल्टा Ng मेरा 1 हो जाता है, डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर मेरा 1 हो जाता है तो उसके लिए Kp इज इक्वल्स टू Kc इज इक्वल्स टू Kx हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मेरा गामा को मेरे को नेगलेक्ट करना, मतलब गामा मुझे K गामा 1 करना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जब आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लोगे तो मेरी कंसंट्रेशन की टर्म 0 आ जाएगी, वहाँ पे मेरा गामा जो होता है ये पूरा K गामा 1 हो जाएगा, मतलब K इज इक्वल्स टू Kc फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आपके ज़्यादा यूज़ में Kp Ka और Kx के हैं, Ka का बहुत ही कम है, Kp Kx और Kc के रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।